हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम सभी मेरे प्रिय साथियों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। क्योंकि दोस्तों आज के दिन मैं जनवरी 2024 का प्रथम सेशन लेकर आपके साथ मुखातिब हो रहा हूं और इस नव वर्ष में मैं भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो मेरे प्रिय साथी अपने लक्ष्य को लेकर आश्वस्त हैं, लगातार बड़े जोश और जुनून के साथ, लगन के साथ, उत्साह के साथ अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान हमारे इस कदर अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि हम लगातार इसी तरीके से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें और इसी वर्ष अपने लक्ष्य को, मंजिल को पा लें। यही मैं भगवान से दुआ करता हूं कि जरूर अपन सफल हों और बड़े उत्साह के साथ लगातार पढ़ते रहें। इसी एक शानदार से कोट को लेकर इस नववर्ष के प्रथम सेशन का आगाज करने जा रहे हैं कि मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इसी हौसला रखना है और ज़रूर अपने को अपनी मंजिल का आयाम स्थापित करना है और अति शीघ्र मंजिल को पाना है। तो अपने आगाज करने जा रहे हैं अपने प्रथम सेशन का जनवरी 2024 के कि राजस्थान की नीना CISF की पहली महिला महानिदेशक बने हैं राजस्थान की नीना सिंह जी। राजस्थान की नीना सिंह जी, राजस्थान कैडर की IPS अधिकारी नीना सिंह, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है जो 1989 बैच की IPS अधिकारी है। नीना सिंह 31 अगस्त 2023 को शीलवर्धन सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद से CISF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी और नीना सिंह ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी अस्त्र डुफ्लो के साथ शोध पत्रों का शैलेखन भी किया है। ये अपने को ध्यान रखना है कि CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बने हैं, तो राजस्थान के नीना सिंह जी बने हैं। बात करें दोस्तों अनीश दयाल जी की, तो अनीश दयाल जी को CRPF में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये मणिपुर कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। अनीश दयाल जी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP के महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे और अब इन्हें CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करें अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की कि राहुल जी रसगोत्रा है वो ITBP के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मणिपुर कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी राहुल रसगोत्रा भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात करें विवेक श्रीवास्तव जी की, तो अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। ये गुजरात कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं और श्रीवास जी 30 जून 2025 तक इस पद पर रहेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि CRPF में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो बात करें CISF की, तो नीना सिंह जी नियुक्त किए गए हैं और CRPF में अनीश दयाल जी, राहुल रसगोत्रा ITBP में और विवेक श्रीवास्तव जी नागरिक सुरक्षा में। याद करते हैं दोस्तों शानदार सी ट्रिक्स के साथ कि अगर देखो नागरिकों की सुरक्षा करनी है अग्नि से तो बड़े विवेक से काम लेना होगा। नागरिकों की सुरक्षा करनी है अग्नि से तो बड़े विवेक से काम लेना होगा। तो इस तरीके से अपने याद रखेंगे विवेक श्रीवास्तव जी को किस में, अग्निशमन सेवा में और नागरिक सुरक्षा में। राहुल रसगोत्रा इतना रस पिया कि BP बढ़ गई, इतना रस पिया कि BP बढ़ गई। तो ITBP की महानिदेशक की बात करें तो रसगोत्रा जी को याद रख लेंगे ना। तो इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। बात करें दोस्तों CRPF के अपने अनीश दयाल जी को याद रखना है। CRPF में अनीश दयाल जी को याद रखना है और नीना सिंह जी तो अपने राजस्थान से है ही, तो नीना सिंह जी CISF के हैं। ये थे दोस्तों अपने आज के प्रथम पृष्ठ के महत्वपूर्ण तथ्य है जिनका अपन ने अध्ययन किया है। CISF मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप भी जरूर लिख लीजिएगा। CISF में नीना सिंह जी, CRPF में अनीश दयाल जी और ITBP में BP कैसे बढ़ गई, रस PP के क्या बढ़ गई, BP बढ़ गई। और विवेक से काम लेंगे अगर नागरिकों की सुरक्षा किससे करनी है, अग्नि से करनी है। तो ये दोस्तों अपन ने जाना है। और दोस्तों आज आपसे थोड़ा अन्य विषय वस्तु पर भी चर्चा करना है। ये सब चिंतन है जो नेक्स्ट पेज पे दिया होता है, इसे जरूर मनन कीजिएगा क्योंकि पढ़ने के साथ साथ अपने को माइंड डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है कि देखिएगा और अपने एक अलग सी ही अनुभूति और विल पावर
जगती है अगर अपना कुछ ऐसा पढ़ते हैं तो, और लगातार अपने को बहुत मोटिव प्रदान करती है, और जिससे अपने लक्ष्य को बड़े आसानी से अपन साध सकते हैं। तो देखिएगा कितनी शानदार लिखा है कि द डिफरेंस बिटवीन ए सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर इज नॉट ए लैक ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट ए लैक ऑफ नॉलेज, बट रादर ए लैक ऑफ विल। क्या मीन हुआ कि डिफरेंस एक सक्सेसफुल पर्सन के बीच में और असफल व्यक्ति के बीच में क्या फ़र्क होता है? कोई फ़र्क नहीं होता। उनकी ताकत भी समान होती है, और ना तो उनमें ताकत की कमी होती और ना उनमें नॉलेज की कमी होती है। कमी होती है तो विल पावर की कमी होती है। अपने विल पावर को जगाइएगा, अपन हर लक्ष्य को साध सकते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा मोटिव करने के लिए आपसे इस से रूबरू करवाया है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नाही। कि सभी प्रकार के इस जगत में है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। ये अपने को ध्यान में ठानना है कि देखियो, जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया है वो ठान लिया है। तो इसी जोश और जुनून के साथ लगातार अध्ययन करते रहें। आइए बढ़ते अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बड़े बड़े शानदार फैक्ट अपने बड़े रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ने वाले हैं। मेरे साथी ने अभी कमेंट किया था कि आप बताइएगा कि ये क्रोनोलॉजी अगर अपने पढ़ रहे हैं तो सभी पर्सन अपने को आगामी परीक्षा में जो होने वाली हैं, राजस्थान की माने अन्य सेंटर लेवल की है, तो क्या उन सभी यह मासिक पत्रिका इनफ है? तो साथियों, मैं आपसे दावातें नहीं करूंगा क्योंकि कहीं से भी पूछा जा सकता है, आप भी जानते हैं इसको, लेकिन 99% जो अपन पर्सन है इसमें कोई भी तथ्य छूटना नहीं चाहिए। और आज जैसे एग्जाम हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो सभी राजस्थान का प्रादेशिक प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर्स के पर्सन आए हैं, सभी अपन बड़े शानदार तरीके से पढ़े हुए हैं। चाहे खेल से हैं, किसी भी है, चाहे अपने बात करें उपन्यास की है, चाहे पुरस्कार से संबंधित है, दिव्य कीर्ति सिंह जी से संबंधित है, और अन्य जो सभी प्रश्न आए हैं करंट अफेयर से, सभी अपन अध्ययन कर चुके हैं, वह प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप बड़े शिद्दत के साथ, इत्मीनान से और बड़े पैशन के साथ इस मासिक पत्रिका का अध्ययन कीजिएगा। आप करंट अफेयर्स में बहुत एक मील का पत्थर साबित करने वाली यह पुस्तक है और बहुत अहमियत रखने वाली पुस्तक है। लगातार इस पर विश्वास रखें और अध्ययन करते रहें। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की फोर्ब्स सूची में 4 भारतीय शामिल है। कितनी? 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। ये अपने लिए बहुत अच्छी बात है और इन्हें अपने याद करेंगे। क्या शीर्षक क्या रहा? तो विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाएं, ये इस रिपोर्ट का शीर्षक है। जारी करता कौन? फोर्ब्स जारी करता है। 5 दिसंबर 2023 को जारी की गई और शीर्ष स्थान पर रहे हैं वो उर्सुला वॉन डेर लेयन रहे हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन जो यूरोपीय आयोग और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है। सेकंड स्थान पर रहे हैं वो क्रिस्टिन लेगार्ड रहे हैं जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है। और बात करें तीसरे स्थान पर रहे हैं वो रहे हैं कमला हैरिस जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। लेकिन ये तो सभी अन्य है, हमारे भारत से तो है नहीं, उनकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी जानना जरूरी है। याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे बड़ी शानदार सी ट्रिक के साथ। दोस्तों याद करते हैं कि यान लेगी कमला, यान मैंने क्या, यानी जहाज, जहाज को यान बोलते हैं ना। यान लेगी कमला, यान से हो गया येन, लेगी मैंने लेग, लेगार्ड, और कमला मैंने कमला हैरिस हो गया। तो यान लेगी कमला, इसी देखो सीक्वेंस वाइज है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। पहले स्थान पर यान और लेगार्ड यानी लेगी 2 नंबर पर और कमला 3 नंबर पर। इस तरीके से अपनी याद रखने वाले हैं। अगर अपने से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से कोई प्रश्न पुट होता है, फोर्ब्स की सूची में प्रथम स्थान पर कौन रहे, तो यान लेगी कमला, यान लेगी कमला। याद रख लेंगे ना? कैसे लेगी? जरूर आप बोलिएगा, साथ साथ बोलिएगा। अगर बोलोगे साथ साथ तो आपको 100% याद होने वाला है। यान लेगी कमला फोर्ब्स है। फोर्ब्स की सूची में उसी का नाम आते हैं, यान लेगी कमला। जो शक्तिशाली महिलाएं हैं उनका नाम होता है। उर्सुला वैन डेर को अपने पढ़ चुके हैं, क्रिस्टिन लेगार्ड को अपने पढ़ चुके हैं, कमला हैरिस को पढ़ चुके हैं। और बात करते हैं अपने भारत की कौन कौन सी महिलाएं हैं जो फोर्ब्स में भी शामिल हुई है। फोर्ब्स की ताज़ा सूची में भारत की 4 महिलाओं को स्थान दिया गया है जो केंद्रीय वित्त मंत्री है, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। और इनके अतिरिक्त है जो HCL के चेयरपर्सन है रोशनी नाडर मल्होत्रा, रोशनी नाडर मल्होत्रा, रोशनी नाडर मल्होत्रा। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष सोमा मंडल तथा बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शव शामिल है। इस प्रकार ये 4 महिलाएं हैं जो फोर्ब्स सूची में शामिल है। बात करें निर्मला सीतारमन जी की तो ये 32वें स्थान पर है
रोशनी नाडर मल्होत्रा की बात करें तो 60वें पायदान पर है। सोमा मंडल की बात करें तो 17वें स्थान पर है। और किरण मजूमदार की बात करें जो 76वें स्थान पर है। सोमा मंडल और किरण मजूमदार दोनों बिजनेस की श्रेणी से हैं। और बात करें रोशनी नाडर मल्होत्रा टेक्नोलॉजी से है। और निर्मला सीतारमण आप जानती हैं केंद्रीय अपने वित्त मंत्री या पॉलिटिक्स से हैं। तो इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। याद कैसे रखेंगे ना, याद अपने को इतने पूरा नाम याद नहीं रखना। देखो, निर्मला रोशनी सोमा किरण, निर्मला रोशनी सोमा किरण, निर्मला रोशनी सोमा किरण, साथ साथ बोलो सभी, 4 बार बोलो, निर्मला रोशनी सोमा किरण, निर्मला रोशनी सोमा किरण, निर्मला रोशनी सोमा किरण। इस तरीके से अपने याद रखने वाले हैं। अन्य तरीके से भी याद रखते हैं कि सोमवार सुबह किरण से ऐसी रोशनी हुई कि अपने को निर्मल कर दिया। सोमवार सुबह पहली किरण से ऐसी रोशनी हुई कि मन क्या हो गया, निर्मल हो गया। पर इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो बोलिएगा निर्मला रोशनी सोमा किरण, निर्मला रोशनी सोमा किरण। इस तरीके से अपने याद करने वाले हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि फोर्ब्स की इस सूची में भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत निर्मला सीतारमण ने लगातार पांचवीं बार स्थान पाया है। 2023 में वे 32वें स्थान पर थी, जबकि पिछले वर्ष तो 2022 में 36वें स्थान पर है। और 2021 की बात करें तो 37वें स्थान पर थी। और 2020 की बात करें तो 42वें स्थान पर। और 2019 की बात करें तो 34वें स्थान पर थी। इस प्रकार रोशनी नादर, सोमा मंडल, किरण मजूमदार 2022 की फोर्ब्स की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल थी। तो ये अपन ने चर्चा की है। बात करें दोस्तों साइलेंट फैक्ट की, ये दोस्तों जो भी अपने स्टैटिस्टिक्स जीके पढ़ते हैं, जैसे ये फोर्ब्स के बारे में बताया, अन्य कोई भी फैक्ट आते हैं तो अपने उन बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ये ऐसे याद नहीं रहते हैं। आप एक छोटी सी बुकलेट लीजिएगा, नोटबुक लीजिएगा, छोटी सी नोटबुक लेने, उसके अंतर्गत जो भी अन्य अपने बेसिक तथ्य पढ़ते हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये फिर उन्हें रिवाइज करना बहुत आसान होता है। सभी एक जगह अपन को मिलता है तो उसे 7 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद एक बार उसे रिवाइज कर लिया। सभी जो तथ्य हैं ये अपने को बहुत मजबूत कड़ी के रूप में अपने आगामी जो भी किसी भी अगर भर्ती का अपनी परीक्षा देते हैं तो बहुत हेल्पफुल होती है स्टैटिस्टिक्स जीके में। क्योंकि अब बात करते हैं अपने फोर्ब्स की बेसिक, तो ये दोस्तों अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2004 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसमें 6 श्रेणियां होती है, जिसमें वित्त, व्यापार, लाइफस्टाइल, मीडिया, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स। और 2023 की श्रृंखला में यह 20वीं वार्षिक सूची जारी की गई है। तो इस प्रकार फोर्ब्स सूची के बारे में लिख सकते हैं कि यह प्रतिवर्ष जारी होती है, 2004 से लगातार दी जा रही है, 6 श्रेणियाँ होती हैं। तो हर एक फैक्ट के बारे में 3 या 4 लाइनें लिखनी होती है और एक दिन इतना मजबूत अपना स्टैटिस्टिक्स जीके बन जाता है कि जिसकी कोई शानी नहीं है। बात करें अन्य अपने नेक्स्ट फैक्ट की, तो भूटान ने किया ग्लेफू शहर परियोजना का अनावरण। भूटान ने किया ग्लेफू शहर परियोजना का अनावरण। क्या है दोस्तों? भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग ने ग्लेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना का अनावरण 18 दिसंबर 2023 को किया है। यह भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया तक 1000 वर्ग किमी में फैली है। ठीक है दोस्तों, परियोजना के बारे में क्या है जान लेते हैं। परियोजना को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य जो 7 सिस्टर्स हैं राज्यों के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में स्थापित किया गया है। यह ग्लेफू भूटान के ग्लेफू से असम से होते हुए म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर तक फैला हुआ है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अपने से प्रश्न पूछा जाएगा कि भूटान ने कौन से शहर से परियोजना का अनावरण किया है? ग्लेफू माइंडफुल सिटी परियोजना का अनावरण किया है। म्यांमार बना विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश। इसमें अपने को यही ध्यान रखना है कि म्यांमार है वो सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है। 2023 में 1080 मीट्रिक टन इसने अनुमानित उत्पादन किया है, जो वर्ष 2001 के बाद सबसे अधिक मात्रा में किया है। तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है और अफीम वाले देवता किसे कहा जाता है, बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। देखते हैं मेरे जो प्रिय साथी है कितने एक्टिव रहते हैं सेशन में। बड़े जोश और जुनून के साथ पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि जो ठान लिया है वो
ठान लिया है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 क्या है? शीर्षक है दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी कौन करते हैं? जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेशनल नेटवर्क इंटरनेशनल, ये संस्थाएं हैं, ये जारी करती है। 8 दिसंबर 2023 को जारी किया गया और बड़े रोचक तथ्य है कि प्रथम 3 स्थानों पर कोई नहीं आया, किसी को हासिल नहीं हुआ। और भारत का स्थान है वो कौन सा है दोस्तों? 7वां स्थान है। भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 7वां स्थान प्राप्त किया है। बात करें सूचकांक में भारत की स्थिति, कोप 28, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। आगामी भर्ती परीक्षा में जहां पर इंटरनेशनल या नेशनल करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो उसमें से अपने से यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे इसकी चर्चा करेंगे, वहां पर इसको इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करवाऊंगा मैं आपसे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में 70.25 अंकों के साथ भारत को 7वें पायदान पर रखा गया है और पिछले वर्ष यह 8वें स्थान पर था, ये अपने को ध्यान में रखना है। विभिन्न श्रेणियों में भारत की स्थिति देखो दोस्तों, जीएचजी उत्सर्जन में 9वें स्थान पर है, ऊर्जा उपयोग में 10वें स्थान पर है, जलवायु नीति में भारत 10वें स्थान पर है। इस प्रकार नवीनीकरण ऊर्जा में भारत 37वें स्थान पर रहा है। केवल 3 देश है, डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस से पीछे है, क्योंकि इस बार इस इंडेक्स में पहले 3 पायदानों के लिए कोई भी देश उपयुक्त नहीं पाया गया, कोई भी नहीं पाया गया। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, क्या है दोस्तों? यह समुद्री व्यापार को लिए वर्क करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है और भारत इसे फिर से निर्वाचित किया गया है भारत को। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। तो दोस्तों अब जैसे अपने पीछे चर्चा की थी फोबर्स की, वो 2024-4 से लगातार अपनी रिपोर्ट जारी करती है, तो वहीं पे अपने जो नोटबुक है उसमें अपने लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मुख्यालय कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई, इस प्रकार 3 फैक्ट लिख लीजिएगा और अपना स्टैटिस्टिक्स जीके बहुत अच्छा बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए 1 दिसंबर 2023 को संपन्न चुनाव में भारत को इस परिषद के लिए चुना गया। भारत को इस परिषद के लिए 2024-25 की द्विवार्षिक स्तर हेतु सर्वाधिक वोट के साथ फिर से चुना गया है। भारत आईएमओ परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि वाले 10 राष्ट्रों की श्रेणी में किया गया है कि समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि रखता है भारत, इसलिए इसे पुनः निर्वाचित किया गया है। अब विशेष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की 33वीं सभा का आयोजन 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 को लंदन में आईएमओ मुख्यालय में किया गया। जो मैंने आपको बताया था कि आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। कोप 28 को ये अपने से पूछा जाता है और पूछा जाएगा, बता भी देता हूँ क्या पूछा जाएगा कि इस बार कोप का आयोजन कहाँ किया गया, कोप के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो ये अपने से पूछा जा सकता है। और अब की बार कौन सा कोप था? तो कोप 28वां सम्मेलन था कोप का, और 27वां कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है, वरना थोड़ी देर में मैं भी बता दूंगा। और 29वां कहाँ पर आयोजित होगा वो भी अपने जानेंगे। अध्यक्ष थे दोस्तों सुल्तान अहमद अल जाबेर और एक्सपो सिटी दुबई में आयोजन किया गया था 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। और भारत की ओर से किसने शिरकत की थी जानेंगे। दुबई में संपन्न कॉन्फ्रेंस में ऑफ पार्टीज के 28वें सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप में विश्व के 197 देशों ने प्रतिनिधित्व किया और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपने पहलों को प्रस्तुत किया। भविष्य की जलवायु कार्रवाइयों पर चर्चा की गई, भी जलवायु को कैसे अच्छा मेंटेन रखना है, इस प्रकार में समझौते किए जाते हैं। इसमें देख लीजिएगा, आपने पढ़ लेते हैं। कोप 28 के दौरान किए गए समझौतों के तहत जीवाश्म ईंधन को धीमे धीमे क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने पर सहमति बनी है कि जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे करके समाप्त किए जाए। वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 43% तक कम कर देने की सहमति बनी है सभी के बीच। सभी राष्ट्र के अध्यक्ष इसमें होते हैं, जिसे अपने प्रधानमंत्री ने शिरकत किया था इसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करेंगे और ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत
वार्षिक दर को दुगना करने का आह्वान किया गया है। वैश्वीकरण, नवीनीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा में हस्ताक्षरकर्ताओं ने वर्ष 2023 तक विश्व की स्थापित नवीनीकरण ऊर्जा को उत्पादन क्षमता को 3 गुना करने के लिए मिलकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोस्तों इसमें अपने परिचय दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं, बात करें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। COP28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने जलवायु संबंधी निवेश संस्था अल्टेरा में $30 अरब निवेश करने की घोषणा की है, जिससे यह जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश का माध्यम बन गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करें भारत की, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की ओर से COP28 में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 में दुबई में रहे। GRCA क्या है? ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। COP28 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के तहत क्रियान्वित राष्ट्रीय स्वस्थ गंगा मिशन के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को लॉन्च किया गया। ये इसमें लॉन्च किया गया था। लीड आईटी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन के साथ संयुक्त रूप से 2024 से 26 की अवधि के लिए लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है। यह पहले औद्योगिक से संबंधित था, इसमें पेट्रोलियम को, उद्योगों को इस प्रकार इसमें बढ़ावा दिया गया था। अब यह जलवायु को लेकर भी इसमें कुछ प्रमुख मद रखे गए हैं, उनके लिए भी कार्य करेंगे। लीड आईटी को भारत और स्वीडन ने वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में UN क्लाइमेट एक्शन समिट में संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। रेस टू रेजिलेंस ये क्या है? COP28 के दौरान भारत और संयुक्त राष्ट्र ने रेस टू रेजिलेंस में अपनी भागीदारी की घोषणा की। रेस टू रेजिलेंस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने का एक वैश्विक अभियान है कि जलवायु परिवर्तन में बहुत सारी अगर कोई चुनौतियां आती है तो उनका समाधान निकालने के विश्व स्तर पर एक अभियान चलाया गया है। उसे क्या नाम दिया गया है? रेस टू रेजिलेंस। भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य पर COP28 में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस दस्तावेज में स्वास्थ्य क्षेत्र में शीतलन का प्रयोग होता है, उसके लिए ग्रीन हाउस के उपयोग पर अंकुश लगाने की शर्त थी कि ग्रीन हाउस का उपयोग आप कम करो। तो ऐसा भारत ने माना नहीं, भारत को अच्छा नहीं लगा, तो क्या कर दिया? हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अब जो फैक्ट है वो ये है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। एक तो आपको याद रखना है 28 जो COP है उसका आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ और मेज़बान कौन था। बात करें दोस्तों COP29 की, तो आयोजन वर्ष 2024 में अजरबैजान में आयोजित होगा और COP27 तो कहाँ हुआ था? वो मिस्र में हुआ था। शर्म अल शेख उसके अध्यक्ष थे। बात करें दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर शुरू, सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर शुरू है, ये अपने को ध्यान में रखना है। कहाँ पे? टोक्यो जापान में 1 दिसंबर 2023 को शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? JT60SA। ठीक है दोस्तों, ये यूरोपियन यूनियन और जापान द्वारा बनाए गए इस रिएक्टर से ऊर्जा उसी प्रकार उत्पन्न होगी जिस प्रकार सूर्य से उत्पन्न होती है। ठीक है, 6 मंजिला ऊंचे इस रिएक्टर से डोनट के आकार का वेसल है जिसे टोकमाक कहते हैं। इसके अंदर तेजी से प्लाज्मा को घुमाया जाता है और प्लाज्मा से का तापमान 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कितने? 2 करोड़ सेल्सियस डिग्री तक पहुंच जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैसा है अपना दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर। देखिएगा दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 6 मंजिला है, इस प्रकार ये 6 मंजिला है ये रिएक्टर। और इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें प्लाज्मा को इस तरीके से घुमाया जाता है और इस गति से घुमाया जाता है कि 2000 करोड़ इसमें है वो तापमान सेल्सियस उत्पन्न कर लिया जाता है। ये था दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर। बात करें दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि लोकप्रिय वैश्विक नेताओं की सूची में भारत के प्रधानमंत्री शीर्ष स्थान पर नरेंद्र मोदी जी हैं, जो अपने लोकप्रिय नेताओं में पहले स्थान पर है और इन्हें 76 पॉइंट अप्रूवल रेटिंग मिली है। यह कौन कर दी जा रही? तो ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर द्वारा दिसंबर 2023 में जारी किया गया था, जिसमें अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रथम स्थान पर हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। फोर्ब्स एशिया की हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी सूची में 3 भारतीय हैं। दोस्तों ये क्या है? हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी यानी परोपकारिता के लिए दान देना। दान देने में कौन आगे है?
तो फोर्ब्स एशिया के हीरोज की, जो एशिया में सर्वाधिक दानदाता हैं, उनकी सूची जारी की गई है। उसमें 3 भारतीय हैं। कौन कौन से हैं तो पहले जान लेते हैं कि ये कब जारी हुई। तो फोर्ब्स एशिया 2023 हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी 30 नवंबर 2023 को जारी की गई थी। इसमें 17वें संस्करण में इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलेकनी, DLF के मानद चेयरपर्सन KP सिंह और जरोदा के सह संस्थापक निखिल कामथ, ये दोस्तों शामिल है। देखिए दोस्तों, याद कैसे करेंगे। नंदन, नाम भी देखो कितने लेते हैं ना, तो सुकून सा मिलता है। तो ऐसे नाम लेने से सुकून मिले वही दान दे सकते हैं। कुशल है, जो कुशल हैं नंदन है। नंदन क्या होता है, अच्छा पुत्र। निखिल, तो निखिल कुशल नंदन, निखिल कुशल नंदन, निखिल कुशल नंदन। निखिल नीलेकनी जून 2023 में IIT बॉम्बे को 3.2 अरब का दान दिया था। कुशल पाल सिंह ने परोपकार के काम के लिए 7.3 अरब जुटाए थे। और निखिल कामत जी क्या कहते हैं, यूट्यूब पॉडकास्ट सीरीज में WTF इस से 1 करोड़ रुपए उस चैरिटी संस्था को दान देगा जो दर्शकों ने चुनी हो। दर्शक चुनेंगे, उसी संस्था को ये क्या करेंगे, दान देंगे। तो दोस्तों देख लीजिए दानदाताओं की सूची। आप भी ऐसा अपने को भी बनना है, इतना जोश और जुनून रखना है, इस कदर पढ़ना है कि अपने भी इस फोर्ब्स में शामिल हो। और मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठान लिया वो ठान लिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। विश्व के सबसे महंगों के शहरों की सूची में सिंगापुर और ज्यूरिख। अपने को ऐसा बनना है कि विश्व के सबसे बड़े शहरों में घूम के आएंगे, और वो भी सबसे महंगे महंगे, ज्यूरिख और शीर्ष। अब याद रखना, सिंगापुर और ज्यूरिख क्या है, सबसे महंगे शहर है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट मैंने यानी कितना पैसा लगता है ऑफ लिविंग, रहने में। जो वर्ल्ड वाइड सबसे महंगे कॉस्टली है जो रहने के लिए, उनकी सूची कौन जारी करती है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जारी करता इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। जारी करने की तिथि 30 नवंबर 2023 को जारी किया गया। शीर्ष स्थान पर कौन रहे, सिंगापुर और ज्यूरिख रहे, बस, और इसमें कोई जानकारी नहीं है। केन्या के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा पर आए। ये पहली बार थे जो केन्या के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। तो केन्या के गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर विलियम समोई रूटो। 4 से 6 दिसंबर 2023 को भारत की राजकीय यात्रा पर आए। राष्ट्रपति के रूप में विलियम रूटो की यह पहली भारत यात्रा थी। केन्या से किसी राष्ट्रपति की यह 6 साल से अधिक की अवधि के बाद भारत की यात्रा थी। और अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों पर उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण समझौते हुए। अन्य महत्वपूर्ण जो निर्णय हुए क्या है दोस्तों, भारत और केन्या को कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के लिए $250 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करेगा। भारत देगा केन्या को, ठीक है, कृषि के आधुनिकीकरण के लिए। केन्या ने GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने का निर्णय भी किया है। इसके अलावा केन्या ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से भी जुड़ेगा। बात करें दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज इन शॉर्ट में, तो TIWUB ये क्या है दोस्तों, सीमा विहीन कर निरीक्षक द्वारा 14 दिसंबर 2023 को सेंट लूसिया के कार्यक्रम में शुरू किया गया। भारत को साझेदार प्रशासन के रूप में इसे चुना गया है और इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषक उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये दोस्तों UNDP की हो और OECD की संयुक्त पहल है। आपको बताना है UNDP की स्थापना कब हुई और OECD की स्थापना कब हुई, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। और ये किसकी सहयोगी संस्थाएं हैं, किसके अंतर्गत आती है, ये भी आपको बताना है। और सर्वाधिक अफीम का उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है और अफीम वाले देवता किसे माना जाता है, माली। पश्चिम अफ्रीकी देश माली में 1 दशक लंबे संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर 11 दिसंबर 2023 को समाप्त कर दिया गया है। कारण, शांति मिशन के समाप्त किए जाने के कारण आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं की तुलना में शांति सैनिकों की अपर्याप्त संख्या बताया गया है। और मिशन क्या था, माली में संयुक्त राष्ट्र के इस शांति मिशन को मिनुस्मा के नाम से जाना जाता था। वर्ष 2013 में शुरू हुए इस संयुक्त राष्ट्र मिशन का उद्देश्य संघर्षग्रस्त राष्ट्र में शांति और स्थिरता लाना था, जो अब हटा दिया गया है। जेमिनी, ये दोस्तों गूगल का नवीनतम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, जिसका अनावरण गूगल के CEO सुंदर पिचई ने अभी दिसंबर में किया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और जेमिनी से आप ध्यान में रखेंगे। जेमिनी क्या है, सर्च इंजन गूगल का नवीनतम कृत्रिम क्या है, एक बुद्धिमत्ता मॉडल है जेमिनी। मारुति सुजुकी की अभी जीप भी लॉन्च हुई है, थार टाइप। तो इस प्रकार यहाँ पे याद रखेंगे। अब फोर्ब्स की सूची में दोस्तों जो प्रथम
और द्वितीय और थर्ड स्थान पर जो रहे हैं वो कौन है? यान लेगी कमला, यान लेगी कमला, जान लेगी कमला नहीं, यान लेगी कमला। निर्मला रोशनी सोमा किरण, निर्मला रोशनी सोमा किरण ये भारतीय महिलाएं हैं और ये पहले दूसरे स्थान पर रही है वो हैं। तो निर्मला, भारत में कौन कौन से फोर्ब्स की सूची में शामिल है? निर्मला रोशनी सोमा किरण, निर्मला रोशनी सोमा किरण। और बात करें दोस्तों परोपकारिता में तो नंदन कुशल और निखिल, नंदन कुशल और निखिल याद रख लेंगे ना दोस्तों, तो ये अपने को याद रखना है। अब अपने वन लाइनर क्वेश्चन है उनकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं जो प्रमुख हैं। किस यूरोपीय देश की सरकार ने ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम लागू करने के बाद 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है? तो ब्रिटेन कर रही है। इंग्लैंड वाले क्या लगाएंगे? 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग को पर कड़े प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला यानी मान्यता देने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है? तो नेपाल। ये समलैंगिक विवाह यहाँ पर अनुमति दे दी गई है। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया स्थित किस झील में वैज्ञानिकों ने लगभग 540 बिलियन डॉलर के लिथियम भंडार का पता लगाया? तो साल्टन सागर में। ये अपने को ध्यान में रखना है। 100% हरित ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली ट्रांसटलिक उड़ान लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए संपन्न हुई। इस उड़ान का क्या नाम दिया गया? तो फ्लाइट 100, फ्लाइट 100 यानी 100% हरित ईंधन का उपयोग इसमें किया गया है। प्रधानमंत्री किसके? ब्रिटेन के ऋषि सुनक द्वारा लगाए गए अवैध प्रवासियों और शरणार्थियों से संबंधित बिल को क्या नाम दिया गया है? तो रवांडा बिल दिया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया है कि जिससे वहां की रक्षा सेनाओं में महिलाओं को सर्वोच्च पद पर आसीन करेंगे? तो वो कौन है? श्रीलंका, श्रीलंका। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज अपन ने अध्ययन किया अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में। कैसा लगा सेशन आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा और लगातार अध्ययन से जुड़े रहिएगा और जोश और जुनून के साथ लगातार अपने अध्ययन को करते रहिएगा। और इसी के साथ आपको पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की और जय हिंद जय भारत।